आप सभी का स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो कि 14 जून को होने जा रही है के लिए इम्पॉर्टेंट क्विक रिवीजन सीरीज है फॉर द जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसकी अब तक 13 क्लासेज हो चुकी हैं। ये आज आपकी 14वीं क्लास है। और देखो फ्रेंड्स, अभी तक बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए थे और जीएस को टच नहीं कर पाए हैं। उनके लिए हम एक वन टाइम सोल्यूशन लेकर आए हैं। देखो, आपके लिए मैंने एक पीडीएफ काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इस पीडीएफ में आपको 15 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे जो कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं। तो इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न यहाँ पर डिटेल जो सोल्यूशन है उसको समाहित किए हुए हैं, यानी कि एक एक प्रश्न आपको पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ दिया गया है। तो आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे तो इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो डायरेक्टली आप आंसर पढ़ सकते हैं विशाख दत्त, या फिर उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, तो यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि केवल सांख्य दर्शन, या फिर उसके बारे में डेप्थ में जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप इसकी स्टडी करते हैं। तो ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बाकी के जो मॉडल पेपर हैं उनको हल करना चाहते हैं तो आप चैनल का जो कोर्सेज टैब है इसको आप यहाँ पर हिट करेंगे तो दो प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। जो जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड ऑल मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। प्लस अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लेक्चरर प्रिपरेशन क्लास ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारी की सारी जो थियरी की क्लास है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे लेक्चर की पीडीएफ प्लस पर्सनल गाइडेंस प्लस डेली एमसीक्यूज ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। आज आपका ये 14वां लेक्चर होगा। इसके पहले के जो 13 लेक्चर हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। और अगर करंट अफेयर आपका अभी तक तैयार नहीं है तो मात्र 3-4 घंटे देकर आप लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको चैनल पर जाना है, ये जो प्लेलिस्ट है इसको ओपन करना है, करंट अफेयर प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और यहीं पर आपको लास्ट 1.5 साल का जो करंट अफेयर है वो मंथली देखने को मिल जाएगा। तो जब तक की मर्जी तब तक का करंट आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर की गई थी। देखो दोस्तों, विजयनगर से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं तो इनको थोड़ी गहराई में जाके देखेंगे। आप भारत में का जो मैप है उसको देखिए तो नीचे ये जो बैगनी रंग में कलर किया गया है, तो ये जो एरिया है ये विजयनगर साम्राज्य का है, ठीक है। और यहाँ पर किस नदी के तट पर, तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखो फ्रेंड्स, इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण से प्रेरणा प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1336 में। राजधानी का नाम हम्पी है, बहुत बार पूछा गया है, और हम्पी जो है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। ओके, और यहाँ पर यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 अलग अलग वंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश आता है, साम्राज्य की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद आता है सालू वंश, ये दूसरा और सबसे कम समय तक चलने वाला वंश था। फिर आता है तुलु वंश और फिर आता है अराविडु वंश, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये 4 वंश हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। और अराविडु वंश ये अंतिम वंश था जिसका एक शासक था जो कि तालीकोटा के युद्ध में शामिल हुआ था, और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध लड़ा गया था। और ध्यान रखिएगा कि ये जो युद्ध हुआ था इसे राक्षस टंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षस टांगड़ी का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध, ये सभी युद्ध एक ही हैं जो कि 23 जनवरी 1565 में लड़े गए थे। तो ये युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य एक तरफ और दक्कन की जो मुस्लिम सल्तनतें थी जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर थे, ये सभी लोग मिलकर आक्रमण किए थे विजयनगर पर।
और परिणाम स्वरूप क्योंकि यहाँ पर 4 लोग थे, विजयनगर साम्राज्य अकेला था, ऊपर से जो इनका शासक था अलिया राम राय, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अलिया राम राय ये अराविडू वंश से संबंधित है और इसका जो शासन काल है वो 1485 से लेकर 1565 तक है। ठीक है, यानी कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है अराविडू राजवंश के साथ ही। इसके बाद यहाँ पर कोई भी नया वंश शासन नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो आपका राक्षस तंगड़ी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध, इसमें विजय किसकी होती है? तो दक्कन के संयुक्त सल्तनतों की जीत इसमें हुई थी। विजयनगर की सेना को हार का सामना करना पड़ा और अलिया राम राय को मार दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन जो कि आया था 1928 में। कई ये सन याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1928 में आया साइमन कमीशन, इसका बहिष्कार हुआ था, आपको पता ही होगा। तो इसका मुख्य कारण क्या था? देखो दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बहिष्कार का मुख्य कारण यह था कि साइमन कमीशन आया तो था भारत, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो विकल्प ए आपका उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो साइमन कमीशन था इसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा गया है। तो इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था। आपको पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 2 अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 1909 का और 1919 का भारत शासन अधिनियम। कितने लोग इनका नाम बताएंगे? मैं कई बार बता चुका हूँ, मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 2 नाम हो गए। तो आपको बताना है कि किसका संबंध किस सन से है। 1909 का भारत शासन अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से है, कौन सा मार्ले मिंटो है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन भारत पहुंचता है तो देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप पर देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलत एग्जाम में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। देखो दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में क्या पूरे दक्षिण एशिया में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, और मुझे पता है कि इसका आंसर आपको मालूम है, ये आपका बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा एक सुप्त ज्वालामुखी भी अभी है और वो भी इसी द्वीप पर स्थित है, नारकोंडम द्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये सुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन एक्टिव है बैरन द्वीप वाला। ओके, तो भारत का एकमात्र, और यूं कहिए कि भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के भीतर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में नारकोंडम द्वीप भी है, जो कि एक सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी कि यह फटता नहीं है। तो रट के रखिएगा, ज्वालामुखी पर एक कंप्लीट लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप चाहें तो ज्वालामुखी बाय स्टडी विद ज्ञान प्रकाश करके सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? दोस्तों, दर्रों पर भी आपकी क्लास हो चुकी है। अगर आप पासेज ऑफ इंडिया करके सर्च करेंगे, पासेज ऑफ इंडिया स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको सारे प्रमुख दर्रों के बारे में बताया है जो कि एग्ज़ाम में बहुधा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात रही जोजिला दर्रा के बारे में। जोजिला दर्रा दोस्तों ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, श्रीनगर और लेह को। तो ध्यान रखना, यानी कि कश्मीर और लद्दाख के बीच में जोजिला दर्रा इनको आपस में कनेक्ट करता है। यह महत्वपूर्ण दर्रा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक मुख्य कड़ी माना जाता है। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, उनके नाम इस प्रकार से हैं, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। लद्दाख के 2 दर्रे, काराकोरम और खारदुंगला। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है और सिपकीला है। इसके अलावा उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेक दर्रा है, जो कि बहुधा पूछा जाता है। सिक्किम में नाथुला और जलेपला हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दिफू और यांगयाप है। मणिपुर में एक दर्रा है टांग दर्रा, ये मणिपुर में है। और केरल में है पालघाट और सेनकोट्टा, जबकि महाराष्ट्र में थालघाट और भोरघाट। तो थालघाट भोरघाट ये महाराष्ट्र में है, जबकि पालघाट ये केरल में है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। देखो दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है ये उमलिंगला है। इसका नाम है उमलिंगला, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से 19,024 फीट यानी कि 5,798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। देखो दोस्तों, कोई भी लेक्चर अगर आप केवल एक बार सुनते हैं तो सुनते समय आपका दिमाग उसका केवल 78% ही आत्मसात कर पाता है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से आत्मसात करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 टाइम इसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जब आप 2 बार इसे देखेंगे तो आपका दिमाग लगभग 98% इसे आत्मसात करेगा, लेकिन फैक्ट फिर भी एग्ज़ाम में आपको इल्यूजन पैदा करेंगे। लेकिन अगर तीसरी बार आप इसे देख लेंगे तो कोई भी फैक्ट एग्ज़ाम में भूलेगा नहीं। और याद रखिए कि पूरे साल भर चाहे जितनी भी पढ़ाई आपने की हो, अगर लास्ट टाइम में सही तथ्यों का रिवीजन करके आप नहीं जाते हैं तो वहाँ पर केवल कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां जहां पर मिलती हैं उसके बाद गंगा नदी का उद्भव होता है, और ये जो स्थान है इसे कहते हैं दोस्तों देवप्रयाग। ठीक है, ये है आपका देवप्रयाग। और आपको पता ही है कि अब इसके बारे में थोड़ा मैं डेप्थ में आपको बताता हूँ, हालांकि कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। देखिए, जो अलकनंदा नदी दोस्तों ये बद्रीनाथ से निकलती है, मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ से, जबकि गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलते हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। इसके बाद आपकी गंगा नदी यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसके पहले देखेंगे तो यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है, जो कि गंगा से आकर मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज संगम पर। ठीक है। लेकिन इसके पहले यानी कि देवप्रयाग से पहले दोस्तों देखेंगे आप तो रुद्रप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा नदी से आकर मिलती है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा आपको कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडार गंगा। जस्ट उसके ऊपर आपको मिलेगा नंदप्रयाग, यहाँ पर नंदाकिनी आकर मिलती है अलकनंदा से। और इसके ऊपर मिलेगा आपको दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये है विष्णुप्रयाग, और यहाँ पर धौली गंगा आकर मिलती है अलकनंदा से। ठीक है। तो ये क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 1-2 नंबर और भी मिल सकते हैं। 1-1 नंबर की लड़ाई है सिलेक्शन के लिए, और अगर आप कोई 1 नंबर से चूकते हैं तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि 1 नंबर से सिलेक्शन होने से रह गया। ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों, ये अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट की अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह चोटी समुद्र तल से कितनी ऊंची है, 8,842 फीट। ठीक है, यानी कि 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। और यह चोटी अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं, जिसको आप इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी और पलानी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। ठीक है। तो ये है आपकी अनामुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 2,695 मीटर यानी कि 8,842 फीट है। ओके। अगला क्वेश्चन है, गरस्ता चालीसा रोवरिंग फोर्टिज का संबंध वायुमंडल की किन पवनों से है। देखो दोस्तों, ये जो गरस्ता चालीसा है और एक है आपका चीखता साठा, एक है प्रचंड पचासा, ये सब जो पवने हैं ना, तो इनको जो है आप थोड़ा सा समझ के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। गरस्ता चालीसा दोस्तों, इसका संबंध पछुआ पवनों से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो आपको बता दें कि गरस्ता चालीसा रोवरिंग फोर्टिज का संबंध दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों से है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो पछुआ पवनें होती हैं वहाँ से इनका संबंध है। तो ये पवनें मुख्य रूप से 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहुत तेज और तूफानी गति से बहती हैं। बहुत तेज और तूफानी गति क्यों होती है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में विशाल महासागरीय विस्तार होने के कारण इन हवाओं के मार्ग में कोई बड़ा भूभाग, पहाड़ या मैदान तो होता नहीं, तो भाई साहब की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। और इसी तरह की अत्यधिक शक्तिशाली पछुआ पवनों को 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्रचंड पचासा है इसका भी संबंध पछुआ पवनों से ही है, लेकिन ये 50 डिग्री अक्षांश पर बहती हैं और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से ये पवनें जानी जाती हैं। तो ध्यान देना,
प्रचंड पचासा, चीखता साटा और गरजता चालीसा, इनका संबंध पछुआ पवनों से है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों सुपीरियर झील कहाँ पर मिलेगा? भारत में है क्या? नहीं, भारत में तो नहीं है, तो मतलब ये विदेश में ही होगा। किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये सुपीरियर झील है। अमेरिका अपने आप को सुपीरियर मानता है, तो सुपीरियर झील अपने पास रख लिया है, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो इसका सतह क्षेत्र लगभग 82,103 वर्ग किलोमीटर है और इसके किनारे के शहर हैं कौन कौन से? मैरी, थंडर बे, दुलुथ, सुपीरियर, साल्ट स्टरी और मार्कवेट। ठीक है, ये शहर हैं जो कि ये सुपीरियर झील के किनारे स्थित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर गलती करने की कोई संभावना नहीं है। सो आपका रिवीजन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि करवा दिया जाए। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, ये मैप देखो आप, ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर 20 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल है इसको कहते हैं आप ट्रोपोस्फियर। 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में जो आपका वायुमंडल है ये स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल, और यहीं पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगा मेसोस्फियर, फिर 85 से 690 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फियर है, और इसके बाद एक्सोस्फियर है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो ओजोन लेयर है ये ट्रोपोस्फियर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर में है। क्लियर? अब ध्यान देना कि जो समताप मंडल है यहीं पर एयरक्राफ्ट और ओजोन लेयर दोनों का संबंध होता है। ठीक है, तो वायुमंडल की समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर परत में ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक होती है, और इस परत में पृथ्वी की कुल ओजोन का लगभग 90% भाग मौजूद है। समुद्र तल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इस क्षेत्र को ही आमतौर पर ओजोन परत कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल टनल स्थित है जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों अटल टनल कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न लग रहा होगा बहुत सिंपल सा। चलो इसका आंसर गेस करो। उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। और दोस्तों इसका सही उत्तर अगर आपने गेस किया है विकल्प सी, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। अटल टनल ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों लेह तक भारतीय सेना की त्वरित और हर मौसम में सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। देखो, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है जो कि पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के निकट बनाई गई है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। विशेषता क्या है? 1000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाईवे सुरंग है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है लाहौल स्पीति घाटी के बारे में, तो आपको याद होगा कि इस घाटी में हींग का भी जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसकी खेती शुरू की गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, मे भी एग्जाम में आई जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 के आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बना हुआ है? तो जैसा कि आप जानते हैं जनगणना 2011 दोस्तों एक बार पक्का आप देख लेना, आप लोग सर्च करना सेंसस 2011 बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको मिल जाएगा और इसकी PDF भी पेड ग्रुप में दे दी गई है, मैं दोबारा से डलवा दूंगा। तो इसको तो देख के जाना, यहाँ से प्रश्न संभवतः जरूर बनेगा एग्जाम में। फिलहाल प्रश्न है कि 2025-26 के आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बना हुआ है? तो यहाँ पर आपका जो गेस है बिहार, तो वो चलेगा क्योंकि बिहार 2011 में भी सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य था, तो यहाँ पर भी आपका उत्तर बिहार ही रहेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ का जनघनत्व दोस्तों फिलहाल अब हो गया है कितना? 1405। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर केरल आता है जनघनत्व के मामले में, और ये लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी ये प्रस्तुत किया था अपनी एक किताब में। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये जो किताब आई थी ये 1867 में आई थी, 1867 में। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण भारत के किस शहर में किया गया है? अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये करूँगा कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यह किस महापुरुष की स्टैचू है, प्रतिमा है, आप ये बताइए। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है ये विजयवाड़ा में इसका अनावरण किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये जो प्रतिमा है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है और ये 63 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये एक कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। और ध्यान रखना कि दुनिया भर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसमें स्टील और कांस्य का उपयोग करके पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बुनियादी ढांचा विकास के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये जो PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य वो क्या है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत क्रियान्वयन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रदान करना। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसका प्राथमिक उद्देश्य एकीकृत अवसंरचना यानी कि बुनियादी ढांचे नियोजन और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स परिवहन लागत को कम करना है। यह योजना सड़क, रेल, बंदरगाह और विमानन जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के बीच समन्वय बिठाकर कार्यों में तेजी लाना है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल यानी कि रैपिडेक्स के बारे में बात हो रही है। रैपिडेक्स का नाम बदलकर कर दिया गया है नमो भारत, ठीक है। ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल का नाम बदलकर रख दिया गया नमो भारत। और ध्यान देना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा संचालित इस ट्रेन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने से ठीक पहले बदला गया था। ओके, अगला है छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखो दोस्तों ये जो डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब कृषि क्षेत्र में जितने लोगों को काम करना चाहिए उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतलब बेरोजगारी है जिसकी वजह से जितना काम 2 लोग कर सकते थे उसी में 10 लोग लगे हुए हैं। इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है और एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, सो इसे आप याद रखना। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वस्तुओं की कीमतें घटती हैं ऐसा तो होगा नहीं, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है ऐसा भी नहीं है। इसमें होता यह है कि वस्तुओं की कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये है आपका इन्फ्लेशन। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ये जो GST है भारत में 2017 में शुरू हुआ था 1 जुलाई को। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक राष्ट्र एक कर के रूप में लागू किया गया था जिसने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में एक बड़ा सुधार किया था। लेन देन की प्रकृति के आधार पर GST 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? CGST यानी कि केंद्रीय GST, ठीक है, सेंट्रल GST, और एक होता है स्टेट GST या फिर UT GST, और तीसरा होता है IGST। और फिलहाल 3 स्लैब बनाए गए हैं, 5%, 18% और 40%, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में किस टाइगर रिजर्व ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए महिलाओं हेतु वनजीवी दीदी पहल को शुरू किया है? पहल का नाम है वनजीवी दीदी, ठीक है। और ये पहल जो शुरू की गई है किस टाइगर रिजर्व ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए? तो दोस्तों ये जो है ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में ये पहल शुरू की गई है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो दोस्तों झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में है। तो वन्य जीवों और वनों की रक्षा के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फरवरी 2026 में वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत की गई है, क्योंकि दोस्तों इसका संबंध टाइगर कंजर्वेशन से है प्लस एनवायरनमेंट से भी है। तो ये एग्ज़ाम के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय शिक्षित महिलाओं को वन संरक्षण दूत फॉरेस्ट एम्बेसडर्स के रूप में प्रशिक्षित करके जंगल की कटाई, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल फूड वेब के संदर्भ में कौन सा कथन इसकी सही व्याख्या करता है?
देखो दोस्तों, ये जो खाद्य जाल होता है क्या होता है, यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, आपको पता ही है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो कि घास और इस प्रकार वनस्पतियाँ होती हैं, तो उन पर प्राथमिक उपभोक्ता जो है डिपेंड करते हैं। इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, ठीक है। तो ये एक जाल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था लिंडमैन का 10% एनर्जी ट्रांजिशन रूल, तो वो तो आपको याद ही होना चाहिए। तो एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी खाद्य श्रृंखला में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% होता है। तो ये खाद्य जाल पर ही आधारित एक क्वेश्चन था जो कि कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, विदेशी पर्यटन को रोकना, जिलों के नाम बदलना। सही जवाब होगा पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन, यानी कि विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में स्वदेशी और पारंपरिक शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना और उत्पादों का वैश्विक स्तर पर विपणन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये जो धनराशि होती है ये कई चरणों में प्रदान की जाती है, जिसकी कुल मतलब वर्थ होता है इसका 25,000 रुपये। ये विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यह धनराशि बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा स्नातक तक कुल 6 चरणों में सीधे बैंक खाते डीबीटी में ट्रांसफ़र की जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों अभ्युदय योजना के बारे में आप जानते ही होंगे, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मुफ्त कोचिंग संस्था है जो कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में चलाई जाती है। इसका विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट है। इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2021 को और इसके तहत कक्षाओं की जो शुरुआत हुई थी ये 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी से की गई थी, ओके। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये जो कैश मेमोरी होती है ये डेटा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देती है, यानी कि इसका उत्तर होगा विकल्प ए। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी ये मुख्य कार्य होता है प्रोसेसर सीपीयू की गति को बढ़ाना और डेटा एक्सेस करने में लगने वाले समय यानी कि लेटेंसी को कम करना। यह सबसे तेज़ और छोटी मेमोरी होती है जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से अपने पास स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों निकलती है ऑक्सीजन, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को एक बाई प्रोडक्ट के रूप में वायुमंडल में छोड़ते जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग? स्कर्वी नामक रोग होता है। और स्कर्वी रोग इसके बारे में बात करें तो मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उससे खून निकलता है, घाव का धीरे धीरे भरना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान और कमजोरी, त्वचा पर नीले या बैंगनी रंग के धब्बे, ये सब जो है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी के लक्षण हैं। ध्यान देना दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी ये जल में घुल जाते हैं, जबकि वसा में घुलता है कौन सा? कीड़ा, ठीक है। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो जैसे विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। विटामिन B1 को कहते हैं थाइमिन, कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 को कहेंगे राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से त्वचा पर फुंसियाँ हो जाती हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से अतिसार हो जाता है। विटामिन B5 इसे कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से पेशियों में लकवा मार जाता है। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B7 को कहते हैं बायोटिन, इसमें भी लकवा मारता है और बाल जो होते हैं इससे संबंधित होते हैं। B9 फॉलिक एसिड, कमी से रक्त की कमी एनीमिया। B12 कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, इसको रुधिर की कमी हो जाती है। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई
इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से होता है फाइलोक्विनोन, रक्तस्राव जो है ये होने लगता है, इसको कहते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और कई बार बने भी हैं, सो मैंने यहाँ पर आपके रिवीजन में शामिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस LPG का मुख्य घटक क्या है और इसमें दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों जो LPG है इसका मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, और इसमें दुर्गंध के लिए मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन को। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ द सेल, ये कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ पर भोजन यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ATP यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में यह संचित होती है। जो ये ऊर्जा होती है ये ATP के रूप में संचित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा ब्लैक लेड वास्तव में क्या है? देखो दोस्तों, पहले इसे लोग लेड समझते थे, लेकिन लेड नहीं होता है, ये ग्रेफाइट होता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ध्यान देना कि भारत के सरकारी बजट में राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट और प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट के बीच मुख्य अंतर को कहा जाता है ब्याज भुगतान। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राजकोषीय घाटा होता है तो यह सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है, उधार को छोड़ के, और यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें पिछले ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज भी शामिल होता है। जबकि प्राथमिक घाटा क्या होता है? यह चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे में से पिछले वर्षों पर किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। तो प्राथमिक घाटा बराबर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसीलिए राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के बीच का मुख्य अंतर ये ब्याज भुगतान है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? राजकोषीय घाटे, अब इसको यहाँ लाएंगे तो इधर जाएगा, ब्याज भुगतान बराबर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटा। यह घाटा बताता है कि सरकार अपने वर्तमान के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों के लिए कितना उधार ले रही है। देखो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप इसकी PDF ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो PDF आप प्राप्त करेंगे उसमें 15 मॉडल पेपर रहेंगे जो कि इसी प्रकार से रहेंगे, और ये बहुत ही शानदार PDF है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और इसकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ देकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, इसकी जो कास्ट थी ना वो 299 थी, लेकिन लास्ट टाइम में इसकी कास्ट फ़िलहाल 99 है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका होगा 9452252260, और एक बहुत ही कमाल की PDF आपको मिल जाएगी जो कि लास्ट टाइम रिवीजन में आपके बड़े काम आने वाली है। बिल्कुल रामबाण की तरह ये काम करेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपकी राय सादर आमंत्रित है इस लेक्चर के बारे में, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क खुल के कहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इन क्लासेस से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू।